नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जुबिनिशा। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। राज्यसभा में शनिवार को कांग्रेस के सदस्य अहमद पटेल ने मांग की है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को वित्तीय मदद दी जाए ताकि वे कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल बंद होने की वजह से चल रही ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ ले सकें। 6 महीने से स्कूल बंद है कोरोना महामारी की वजह से, और इसीलिए कई निजी और सार्वजनिक स्कूल्स जो है इसमें ऑनलाइन क्लासेस कक्षाएं चल रही हैं। और इसके साथ साथ ज़्यादातर मामलों में जो फीस जो है वो वसूलने के लिए और उसको जस्टिफाई करने के लिए ये कक्षाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आर्थिक तौर पे बहुत ही गरीब हैं, कमज़ोर हैं, पिछड़े हुए हैं, और उसकी वजह से वो उनके पास न तो पीसी है, न तो उनके पास लैपटॉप है, न तो उनके पास स्मार्टफोन है, और उसकी वजह से जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस में हिस्सा लेना चाहिए वो ले नहीं पा रहे हैं, और उसके लिए अपने जो माँ बाप है या खुद पे मानसिक और वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। तो ऐसे हालात में, और ख़ास तौर पे जो डिजिटल इंडिया को अमीर और गरीब के बीच डिजिटल विभाजन का कारण नहीं बनने देना चाहिए। दूसरा मेरा ये है कि कुछ राज्यों में छात्रों ने ऑनलाइन कक्षाओं के तनाव के कारण आत्महत्याएं भी कर ली है। 75वें नेशनल सर्वे के दौरान पता चला है कि केवल 24% घरों में इंटरनेट का उपयोग हो रहा है। इसमें से केवल 9% छात्र ही इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। और 2014 में सरकार ने ये वादा किया था, I'll take only 1 minute सर, ये वादा किया था कि करीबन 2.5 लाख ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का उन्होंने कहा था। लेकिन अन्य योजनाओं की तरह भी ये बात नहीं ही साबित हुई है। अब तक केवल 23,000 ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है। तो मेरा सरकार से अनुरोध ये है, नंबर 1, एक टास्क फोर्स का गठन हो जो इस बात का अध्ययन करे कि कैसे ऑनलाइन क्लास छात्रों और उनके परिवारों पर गंभीर मानसिक तनाव डाल रही है। केंद्र सरकार की ओर से 118 चीनी ऐप्स को बैन करने के बाद देश भर में नई ऐप्स को लॉन्च करने की होड़ मची हुई है। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने युवाओं के पसंदीदा मोबाइल गेम पबजी के बैन होने के बाद उसके विकल्प के तौर पे फौजी गेम फौजी लॉन्च करने का ऐलान किया था। उनके इस ऐलान के ठीक बाद सोशल मीडिया पे कुछ खबरें फैल गईं कि इस गेम की अवधारणा दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने की थी। साथ ही ये कहा गया था कि गेम को बनाने वालों ने सुशांत के आइडिया को चुरा लिया। अब फौजी के मेकर्स ने बॉम्बे सिविल कोर्ट से एक आदेश जारी करवाया है जिसमें गेम के सुशांत के लिंक के बारे में गलत खबर फैलाने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये कहते हुए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में उचित अंतिम संस्कार के अधिकार को ढूंढा जा सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि कोविड-19 पीड़ितों के परिजनों को मृतक व्यक्ति के अंतिम संस्कार की अनुमति दी जाए। उन्हें घातक वायरस, जिससे दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान चली गई है, से संक्रमित होने के जोखिम को कम करने के लिए कुछ एहतियाती दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। न्यायालय का दृढ़ मत था कि मृत व्यक्ति के परिजनों द्वारा उसके अंतिम संस्कार का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। चीफ जस्टिस थोट्टाथिल बी राधाकृष्णन और जस्टिस अरिजीत बनर्जी ने एक जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया जिसमें निम्न मुद्दे उठाए गए थे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार 17 सितंबर को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ सोशल मीडिया ट्विटर पर एक पोस्ट डालने के मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि कंगना ने कथित रूप से गौ मांस की खपत को बढ़ावा दिया है। न्यायमूर्ति मनोज बजाज की एकल पीठ ने कहा कि कथित सोशल मीडिया पोस्ट को देखने के बाद प्रथम दृष्टया ये नहीं कहा जा सकता कि ये पोस्ट किसी भी रूप में आईपीसी की धारा 295A के तहत दंडनीय अपराध के समान है। इसके विपरीत ये पोस्ट पर्सन या व्यक्ति को शाहकारी के रूप में वर्णित करती है। इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि ये पोस्ट सलाह के माध्यम से गौमांस की खपत को बढ़ावा देती है।
सुदर्शन न्यूज टीवी के विवादास्पद शो के खिलाफ मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्व के नियमों को लागू करने में ढिलाई पर न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन यानी एनबीओ को फटकार लगाई है। पीठ के अध्यक्ष न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एनबीओ को ट्रूथलेस कहा। न्यायाधीश ने एनबीए की वकील अधिवक्ता निशा भंबानी से पूछा, क्या आप टीवी देखते हैं या नहीं? आपने खबर में क्या चल रहा है, क्या इसे नियंत्रित नहीं किया है आपने? कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हर्षवर्धन लोढ़ा पर एमपी बिरला समूह की किसी भी इकाई में कोई भी पद संभालने पर शुक्रवार को रोक लगा दी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हर्षवर्धन लोढ़ा को बिरला कॉरपोरेशन और एमपी बिरला ग्रुप की सभी कंपनियों में सभी पदों से तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। अदालत एमपी बिरला एस्टेट के उत्तराधिकार को लेकर एक लंबित मुकदमे पे सुनवाई कर रही थी। अदालत ने लोढ़ा के प्रियंवदा देवी की संपत्ति से किसी भी तरह का निजी लाभ उठाने पर भी रोक लगा दी। प्रियंवदा एमपी बिरला की दिवंगत पत्नी है। इस संपत्ति के प्रबंध के लिए अदालत ने एक समिति नियुक्त किया है। अदालत ने लोढ़ा पे समिति के किसी निर्णय या भविष्य में बहुमत से लिए गए ऐसे किसी भी मामले के फैसले में हस्तक्षेप करने से रोक लगा दी है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रियंवदा की संपत्ति से जुड़ा हो। दोनों पक्ष पिछले 16 वर्षों से प्रियंवदा बिरला की वसीयत को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे में कलकत्ता हाई कोर्ट का ये आदेश बिरला परिवार के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि वे लंबे समय से प्रियंवदा बिरला की वसीयत के कानूनी वैधता को चुनौती देते हुए इसे गलत करार देने के लिए संघर्ष कर रहे थे। प्रियंवदा बिरला ने अपनी वसीयत में 25,000 करोड़ रुपए के मालिकाना हक वाली एमपी बिरला एम्पायर को अपने चार्टेड अकाउंटेंट आर.एस. लोढ़ा और उनके दूसरे बेटे हर्षवर्धन लोढ़ा को सौंप दिया था। राज्यसभा ने आज ध्वनिमत से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी दूसरा संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया। एक अध्यादेश के रूप में पहले से ही लागू विधेयक आईबीसी कोड 2016 में संशोधन करता है और अस्थायी रूप से 1 वर्ष की अवधि के लिए कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को निलंबित करता है। विधेयक पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ये विधेयक असाधारण आर्थिक स्थिति कोविड-19 महामारी के कारण के दौरान कंपनियों के सामने आने वाले वित्तीय तनाव को कम करने के लिए 25 मार्च 2020 से 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया को अस्थायी रूप से निलंबित कर देगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के अध्यक्ष कार्यवाहक के रूप में एक बार फिर न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त बंसीलाल भट्ट का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इस आशय की जारी अधिसूचना में सूचित किया गया है कि न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त बंसी लाल भट्ट अक्टूबर 2020 तक राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बने रहेंगे। मणिपुर के उच्च न्यायालय ने न्यायालय परिसर के भीतर एक कोविड-19 मामले का पता लगाने के बाद 21 सितंबर तक अदालत में सामान्य कामकाज को निलंबित कर दिया है। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने गुरुवार 17 सितंबर को जारी अधिसूचना में उल्लेख किया है कि उक्त अवधि 21 सितंबर तक के लिए कोई भी कॉज लिस्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार 18 सितंबर को कोविड-19 महामारी के बीच स्कूलों के बंद होने की अवधि के दौरान ट्यूशन फीस और स्व वित्तपोषित स्कूलों के अन्य शुल्क के लिए उचित आदेश पारित करने की मांग करने वाले एक आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की खंडपीठ ने सभी हितधारकों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से इस पर एक उचित और संतुलित निर्णय लेने के लिए कहा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एक अभियुक्त दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 439 का सहारा लेता है और सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करता है और साथ ही अंतरिम जमानत प्राप्त कर लेता है, तो ये अधिनियम की धारा 18 और 18A में लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करना नहीं है। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने पाया कि किसी भी व्यक्ति पर किसी भी दंडात्मक कानून के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम
1989 के तहत उल्लंघन सहित गैर जमानती अपराध का आरोप लगा तो वो सीआरपीसी की धारा 439 के तहत आत्मसमर्पण करने की पेशकश और साथ ही अंतरिम जमानत की मांग का आवेदन कर सकता है। आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। मुझे जुबी निशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।